RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। RKB कैंफी वीडियोस में हम आपको इस चैप्टर 8 गति के लिए लगभग 2 वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें हमने आपको एक वीडियो में तो सदिश और अदिश राशियों के बारे में बताया था और दूसरी वीडियो में हमने आपको दूरी और विस्थापन के रूप में मुख्यतः बताया था। अब इसके आगे की वीडियो हम लाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी हम आपको इन वीडियो में समझाते हैं, किसी टॉपिक की परिभाषा आपको देते हैं, तो आप उनको अपनी नोटबुक में जरूर नोट करते जाइए ताकि आपको रिटिन वर्क भी मिले और आपके नोट्स तैयार हो जाएं, जिसको आप एग्जाम टाइम में तैयार कर सके। अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ पाता है तो आप वहां से देखकर उसको तैयार कर सकते हैं। और फिलहाल वीडियो देखते समय जो बिंदु आपकी समझ में नहीं आता, जो प्रकरण, जो टॉपिक आप समझ नहीं पाते हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम आपको उनके लिए अगली वीडियो प्रस्तुत कर सकें और आपको उनके बारे में जानकारी प्रदान कर सके। तो आइए अब हम ज्यादा देर न करते हुए चैप्टर का अगला टॉपिक लेकर चलते हैं, जो आता है चाल या स्पीड। स्पीड से तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी वस्तु जिस रफ्तार से चलती है, रफ्तार स्पेशली हम उसको बोल देते हैं, रफ्तार से चलती है, उसी को हम स्पीड बोल देते हैं। किताबी भाषा में इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं वो देखिए। हम जब भी चलते हैं तो कुछ निश्चित समय में कुछ न कुछ दूरी चलते हैं। जैसे विद्यालय तक जाने में मान के चलिए हमें 10 मिनट लगती है, अगर गांव के पास विद्यालय है या कहीं दूर है तो हमें लगभग आधा घंटा 1 घंटा समय लगता है। तो वो जो समय लगता है वो उस दूरी पर डिपेंड करता है और उसी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कम समय में उस दूरी को तय कर लेता है और कोई व्यक्ति ज्यादा समय में तय करता है तो उस राशि को चाल या स्पीड कहा जाता है। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय के बराबर। इसको हम एक सूत्र रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि अगर चाल को हम v से, वेलोसिटी से, v से रिप्रेजेंट करें, आगे आएगा वेलोसिटी v, तो दूरी को हम s से रिप्रेजेंट करें और समय को t से, तो v बराबर हो जाएगा s/t। अब किसी भी राशि का मात्रक हम उसके सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे दूरी का मात्रक हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो होता है मीटर और समय का, टाइम का मात्रक होता है सेकंड। तो इस आधार पर चाल का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, जिसको कि मीटर प्रति सेकंड के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये इसका SI मात्रक होता है, MKS पद्धति में मात्रक होता है। तो चाल एकांक समय में, जिसमें में एकांक अर्थात 10 मिनट में अगर कोई व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है तो वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, ये सीधा सीधा सा उसका हिसाब होता है। जैसे कि अगर एक पेंसिल हमारी 5 रुपए की आ रही है तो हम 12 पेंसिल कितने में खरीदेंगे, और इसी आधार पर अगर हम उल्टा लेकर चलें कि 60 रुपए में अगर हम मान के चलिए 12 पेंसिल खरीद रहे हैं तो एक पेंसिल कितने की होगी, तो वो एक समय में, 1 सेकंड में कितनी दूरी वस्तु तय करती है, वस्तु द्वारा जो कवर की जाती है वो दूरी ही समय के सापेक्ष चाल कहलाती है। देखा होगा आप लोगों ने, जो गाड़ी होती है उसमें एक घड़ी बनी होती है जो हमें स्पीड बताती है कि हमारी बाइक, हमारी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है। स्पीड यानी चाल के बारे में जानकारी देती है। वो घड़ी क्या नाम होता है, अगर आप जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर नहीं जानते उस घड़ी का नाम होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर होती है वो घड़ी जो हमें गाड़ी की, बाइक की स्पीड के बारे में जानकारी देती है। तो इस प्रकार से हमारी ये स्पीड तो आ गई। अगला हेडिंग हमारा आता है वेग या वेलोसिटी। वेग या वेलोसिटी। तो यहां देखिए चाल हमारी होती है दूरी बटे समय। पिछली वीडियो में हमने आपको विस्थापन और दूरी के बारे में जानकारी दी थी, तो इसी आधार पर अगर हम चाल को देखें तो चाल दूरी बटे समय होता है, जबकि वेग हमारा होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय के अनुसार लिया जा सकता है।
तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार लिखेंगे, जैसे चाल की बताई थी, एकांक समय में तय की गई दूरी, चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। उसी प्रकार से एकांक समय में किसी वस्तु के द्वारा तय किया गया उसका विस्थापन ही उसका वेग कहलाता है। तो इस प्रकार से हम चाल और वेग में लेकर चल सकते हैं, इनकी परिभाषा को बता सकते हैं। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, तो वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होगा, चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, उसको देख लीजिए। इसके लिए अगर हम एक तरफ चाल लिख लें और दूसरी तरफ वेग यानी वेलोसिटी को रखें, तो इसमें हम अंतर पॉइंट वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें अंतर प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहला अंतर जो है वो इनकी परिभाषा के अनुसार आ सकता है, चाल दूरी बटे समय होती है, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, जबकि वेग होता है विस्थापन बटे समय, यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन ही उसका वेग कहलाता है। अब जो दूसरा अंतर है, मुख्य अंतर, हम इसी रूप में इसको लेकर चल सकते हैं कि चाल एक अदिश राशि होती है जबकि वेग सदिश राशि होती है। ये पॉइंट आपका पीछे दूरी और विस्थापन में भी आया था, समय दोनों में है, दूरी अदिश राशि होती है, विस्थापन सदिश राशि होती है, उसी अनुसार यहाँ पर चाल भी अदिश राशि हो गई और विस्थापन के अनुसार वेग हमारी सदिश राशि हो जाती है। अब तीसरे रूप में अगर इनका मात्रक लेकर चलें तो इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड और इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। दोनों राशियों का मात्रक समान होता है, मुख्य अंतर केवल परिभाषा और इनके दिशात्मक गुण के अनुसार लिया जा सकता है। चाल अदिश होती है जबकि वेग सदिश राशि होती है। एक चौथा अंतर और लिया जा सकता है कि चाल ऋणात्मक नहीं होती जबकि वेग दिशा के अनुसार ऋणात्मक हो सकता है। अगला पॉइंट अगर हम लेकर चलें तो वो आता है हमारा औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, औसत चाल। देखिए औसत वैसे आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि कुल पदों का योग बटे उनकी संख्या, यानी अगर हम पदों का योग करके उनकी संख्या से उसको भाग दे दें तो वो हमारा औसत कहलाता है। अब यहाँ पर औसत चाल से क्या तात्पर्य है, अगर आप कुछ दूरी तय करते हैं लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास मान के चलते हैं, तो उसमें आप जरूरी नहीं कि एक लगातार स्पीड से चलते चलें, बाइक आपकी 50 की स्पीड पर ही चले, वो कहीं भीड़ में धीमी भी होगी, कहीं खुले रास्ते पर तेज भी होगी। तो आप इस प्रकार से कभी कम कभी ज्यादा तेज चाल से चलते हैं, स्पीड से चलते हैं। लेकिन जो लिया गया समय है वो समय आपका एक नियत हो सकता है, आप हो सकता है उस 50 किलोमीटर की दूरी को हर रोज 1 घंटे में क्रॉस करें, लेकिन कभी आप तेज चलें, कभी आप धीमे चलें, कहीं बीच में रुक सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो एक नियत चाल का प्रयोग करते हैं निश्चित दूरी के लिए, उस चाल को औसत चाल कहा जाता है। तो औसत चाल क्या कह सकते हैं कि किसी दूरी के लिए कुल दूरी और कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। इसका सूत्र अगर हम लिख के देखें तो औसत चाल बराबर आ जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये क्या होता है औसत चाल, देखिए मान के चलिए हमारी पहली चाल है v, जिसके लिए फॉर्मूला हमारा s/t है। एक निश्चित दूरी के लिए v1 = s1/t1। उसी के पश्चात हम कुछ दूरी v2 चाल से तय करते हैं जो हो जाएगा आपका s2/t2। लेकिन जो हम औसत चाल निकालते हैं v एवरेज, वो कुल दूरी हमारी s1 और s2 है और कुल लिया गया समय हमारा t1 और t2 है। इस प्रकार से हम औसत चाल निकाल सकते हैं, जो हम अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से चलते हैं उसके अनुसार निकाला जा सकता है। या इसको जैसे गणित में निकालते हैं कि v1 पहली चाल अपॉन दूसरी चाल अपॉन 2, ये लिखकर भी आप औसत वैल्यू का मान निकाल सकते हो। दोनों वैल्यू अलग अलग रूप से सेम आएंगी, आपकी समान आएंगी। तो औसत चाल जो अभी बताया था आपको ओडोमीटर होता है,
जो गाड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई गाड़ी में, वो आपको औसत चाल ही प्रदान करती है, इसके बारे में ही जानकारी प्रदान करती है कि आपकी फिलहाल एट प्रेजेंट टाइम पर स्पीड क्या है। इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल बोलते हैं, तात्क्षणिक, कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पर किस स्पीड को यूज कर रहे हो, वहां पर कितना समय लग रहा है, तो कितनी चाल से आप चल रहे हो, तो इसी आधार पर कभी चाल धीमी कभी चाल अधिक हो सकती है, तो उस राशि को हम औसत चाल कहते हैं। तो यहां पर हम आपको चाल और वेग में अंतर मुख्य तौर पर बता रहे हैं कि ये सदिश और अदिश रूप में लिया जाता है, और औसत चाल इसके साथ साथ आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर किसी वस्तु की चाल पहले समय v1 है, कुछ समय बाद v2 हो जाती है, तो एक हमारी प्रारंभिक चाल होगी, एक हमारी अंतिम चाल होगी। तो इस प्रकार से हम इनमें v1, v2, v3 आदि लेकर इन वैल्यू को लेकर चल सकते हैं। जिस प्रकार से चाल और वेग में केवल अदिश और सदिश राशि के रूप का अंतर होता है, उसी प्रकार से हम औसत चाल के स्थान पर औसत वेग का निर्धारण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा औसत चाल बराबर रहा है कुल दूरी बटे कुल समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और वेग बराबर होता है आपका विस्थापन बटे समय। तो इसी आधार पर हम यहाँ औसत चाल के स्थान पर औसत वेग का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, और औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। जैसे हम दूरी को अगर s से और विस्थापन को d से प्रदर्शित करें, तो यहाँ पर यह सूत्र हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2 के रूप में आप लोग औसत वेग की वैल्यू निकाल सकते हैं। सामान्यतः प्रारंभिक वेग को u से और अंतिम वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर v1 प्लस v2 अपॉन 2 है, तो औसत वेग की वैल्यू हम निकाल सकते हैं u प्लस v अपॉन 2, उसको भी हम v एवरेज से ही प्रदर्शित कर सकते हैं। बस सदिश और अदिश राशियों में प्रदर्शन का फर्क होता है। जैसे अदिश राशि चाल है, तो उसको हमने v एवरेज लिख दिया, लेकिन सदिश राशि हमारी v एवरेज तो होगी, लेकिन उसके ऊपर एरो मार्क लगा देते हैं। जहां ये एरो मार्क लगा होता है वो सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, यानी ये वेक्टर को प्रदर्शित करता है। इसको पढ़ा जाएगा वेक्टर v या सदिश v। इसी प्रकार से हम इनके ऊपर भी एरो मार्क d1, d2 के, v और v के, u के, इनके ऊपर एरो मार्क लगाकर सदिश रूप में इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। वैसे ये जरूरी नहीं है कि आप ये वेक्टर चिन्ह लगाकर रखें, आप लगातार इस रूप में भी, जैसे मैंने आपको समझाया है, इस रूप में भी लेकर इसको चल सकते हैं। बस इतना होना चाहिए कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि राशि सदिश कैसी होती है, अदिश किस प्रकार से होती है, और उनको प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है। वही आपको फिर से बता रहा हूं, अगर कोई एरो मार्क नहीं लगा हुआ है तो वो अदिश राशि, जहां एरो मार्क लगा हुआ होता है वो सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, और इससे सदिश v पढ़ा जाएगा। आप लोग सीधे रूप में इनको लिख सकते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर बाइक, साइकिल, कार, बस, ट्रक, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। इसी प्रकार से अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जिसका आंसर हम आपको अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, और अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि बादलों की गड़गड़ाहट जिस समय आती है, अगर कभी बारिश हो रही है तो आपने देखा होगा कि बिजली चमकती है, लेकिन चमकने के कुछ समय बाद हमें बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है? और अक्सर वैज्ञानिक वही होता है जो इस क्यों का जवाब निकाल देता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको पुट आउट कीजिए, उनमें क्यों ढूंढिए, कारण ढूंढिए, और जो कारण को ढूंढ लेता है वही वैज्ञानिक होता है, जो आप भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको अगली वीडियो में देंगे। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।